हेलो बच्चों, मैं सुमित केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पे। सबसे पहले इस आस्था के महापर्व छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। भगवान भास्कर, छठ माता आप सभी की सारी विशेष को पूरी करें। चलिए बच्चों, तो इंग्लिश का जो सिलेबस का हम लोग का था डिस्कशन, वो वीडियो मतलब कि प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। हमारा फर्स्ट लेसन जो इंग्लिश पोइट्री का है, स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। तो यहाँ से हम लोग पोइट्री का लेसन हम लोग को 10 पढ़ना है। यहाँ से हम लोग पोइट्री का लेसन जो है आगे पढ़ते चलेंगे। उसके बाद फिर हमें प्रोज पढ़ना होगा और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश को आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपना पहला एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है हम लोग का स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। तो ये जो वीडियो है ये एक समरी नहीं है। आज मैं बस बताऊंगा इस जो लेसन है उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको पूरे हिंदी में चीजों को मैं बताऊंगा कि ये पोयम आखिर किस पे बेस्ड है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका समरी भी हमें कैसे लिखना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, वो जितना भी इस लेसन से बनेगा सब मैं उस पर एक वीडियो कराऊंगा आपके एग्जाम के पहले, ताकि उसका प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो लेसन का हम लोग शुरुआत करते हैं। स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, ये जो कंपोज किया गया है इसके जो राइटर है वो कौन है? जॉन डॉन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और आई थिंक दिस विल बी विजिबल, या क्लियर है। तो स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो रिटन बाई जॉन डॉन। तो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो पोयम का नाम है और जो पोयम और ये जो पोएट होते हैं, तो वहां पे इनका नेम मैच करने के लिए आता है। तो आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। तो 1 मार्क्स का आपका यहाँ से चीजें को सॉल्व हो जाएंगी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि कोई भी लेसन पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके हमें पोएट के बारे में जानना होता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो थोड़ा सा हम जॉन डॉन के बारे में डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कोरिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे फोटो दिया हुआ है उनका, यही है आपकी इस जो पोयम है आपका जॉन डॉन, यही है इनका फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलो हम लोग देखते हैं चीजें क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इनका जो बॉर्न हुआ है वो कब हुआ है? 1572 में इनका जन्म हुआ है, और इनका जो डेथ हुआ है वो हुआ है 1631 में। तो दोनों बातें थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जॉन डॉन की जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई है। उसके बाद थोड़ा सा इनका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्या था क्या नहीं था। इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन, मतलब कि इंग्लैंड, लंदन में इनका जन्म हुआ था, और ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम वहां पे जो इंग्लैंड था वहां पे एंटी कैथोलिक की वाली चीजें चल रही थी। मतलब कि कहने का कि जैसे हमारे बिहार में भी या फिर हमारे भारत में कास्टिज्म को लेके बहुत सारा चीज चलता है, जैसे SC ST हो गए तो उसके लिए अम्बेडकर साहब ने क्रांति किया। तो वैसे ही वहां पे भी चीजें थी कि कैथोलिक वाले लोगों को सप्रेस किया जा रहा था, एंटी कैथोलिक वहां पे उस समय 16th सेंचुरी में। तो ये सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होता था। अब इनको प्रॉब्लम क्या हुआ, तो वहां पे ये पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें बिना मतलब कि बिना कोई डिग्री, जैसे कि डिग्री मतलब कि ग्रेजुएशन वाला जो डिग्री होता है, तो ये ग्रेजुएशन कर रहे थे वहां से। तो इन्हें वहां से क्या कर दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दिया गया था बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी जगह से इन्होंने लॉ पूरा किया अपना। उसके बाद थियोलॉजी, थियोलॉजी जो होता है जो अध्यात्म से चीजें रिलेटेड होती है ना, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद देखते हैं फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में दिया गया है कि ये जब पढ़ लिख लिए होंगे तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, नेवल एक्सपेडिशन की शुरुआत की थी। तो नेवल एक्सपेडिशन की शुरुआत की थी वहां से, ओके। उसके बाद नेवल एक्सपेडिशन यहाँ पे किया। उसके बाद इन्होंने क्या करना पड़ा, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके पीछे कि इनको जेल जाना पड़ा। अब इनको क्या जेल जाना पड़ा था, जब ये यहाँ पे कैथोलिक, जो बात मैंने बताया ना कि जब यहाँ पे ये कैथोलिक फैमिली से थे और जब इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक चीजें चल रही थी, तो वहां पे इनको निकाल दिया गया था। और उसके बाद पाटन का मतलब होता है आश्रय देने वाला। तो जो इनको आश्रय दिया था ना, कि वहां से जब ये आए थे भाग के और उसके बाद नेवल एक्सपेडिशन वगैरह ज्वाइन किए, तो इसमें इस व्यक्ति का हाथ था, मतलब कि आश्रय देने वाले थे इनके पीछे। तो इन्होंने क्या किया कि पाटन नाइस, मतलब कि जिन्होंने आश्रय दिया था ये उन्हीं की भतीजी से सीक्रेटली शादी कर लिए, और ये बात एक्सपोज हो गई। अब इसका कहने का मतलब क्या है भाई, कि एक भोजपुरी में कहावत है कि जिस थाली में खाते हैं हम लोग उसी में छेद कर देते हैं। तो इनको तो आश्रय दिए थे, अब इनको आश्रय दिए थे, ये उन्हीं के भतीजी से शादी कर लिए, तो पूरा बवाल मच गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन्हें जेल भी जाना पड़ा। बट ये जो शादी था वो क्या हो गया, लीगली अप्रूव्ड हो गया कोर्ट से। तो फिर ये दोनों साथ में रहने लगे। ये मतलब कि
पोएट जो हमारे हैं जॉन डॉन, और इनकी वाइफ थी, उनका नाम था एनी मूर। तो एनी मूर उनकी वाइफ है, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या होना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इनके कि प्रीचर एट द एज ऑफ 42। प्रीचर का मतलब होता है कि जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं ना, तो वैसे ही क्या होते हैं, जैसे चर्च वगैरह में प्रीचर होते हैं जो संदेश देते हैं। तो 42 साल की उम्र में क्या बन गए थे, ये प्रीचर बन गए थे। उसके बाद इनका फेमस है लव लिरिक। लव लिरिक मतलब कि हो गया रोमांटिसिज्म टाइप का जो पीरियड आएगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, तो वहां पे बताऊंगा मैं कि ये एक एज चला था। तो ये सारी चीजें हैं जो रोमांटिक टाइप से चीजें रहेंगी। जो हम लोग का ये पोयम भी हम लोग को पढ़ना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये भी एक क्या है, लव लिरिक टाइप से ही हम बोल सकते हैं। इनका बहुत ज्यादा फेमस है सॉन्ग्स एंड सोनेट। अब जैसे सोनेट्स क्या होता है, तो ये जो 14 लाइन्स की जो कविताएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सोनेट्स कहा जाता है। सरमन्स हो गया, भजन वगैरह को कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे स्टार लगा लो, पूछेगा तुमसे कि हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट इन इंग्लिश। तो मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट आपके जॉन डॉन को कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, बाकी मैंने यहाँ पे फोटो लगाया था। तो ये पोएट के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन थे, थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस मैंने पहले भी बता चुका है कि फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग लेसन पे आते हैं कि हम लोगों को लेसन में क्या पढ़ना है। फोटो लगाया गया यहाँ पे कि ताकि आपको फोटो से समझ आए, और बाकी मैंने जो लाइन था वहां पे मेंशन किया है। और यहाँ पे देखोगे कि पीपीटी में थोड़ा बहुत हो सके कि इधर उधर वर्ड वगैरह हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश था और मैंने ओल्ड इंग्लिश को लिखा है वैसे ही। लेकिन अगर कहीं पे भी हो, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना मॉडर्न इंग्लिश, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब पढ़ोगे ना, तो उसमें एरा बताया गया है। एक ओल्ड इंग्लिश था, एक तुम्हारा वही मीड जो चला, और उसके बाद अभी हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश। तो हम लोग शुरुआत करने से पहले ये पूरा पोयम का एक बार थीम जान लेते हैं कि इस पोयम का आखिर थीम क्या है। तो पोयम का थीम है कि ये जो पोएट थे आपके जॉन डॉन और उनकी वाइफ थी एनी मूरे, तो वो क्या होता है कि एनी मोरे से दूर कहीं जाते हैं, मतलब कि वो यूरोप में ही कहीं जा रहे हैं। तो एनी मोरे उनको बोलती हैं कि नहीं, नहीं जाना है आपको, आपको यहीं रहना है। ऐसा वो क्यों बोलती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हो सके जॉन डॉन कभी इस यात्रा से वापस आ ही ना पाए। ऐसा उनके मन में ऐसा ख्याल आता है, जिसकी वजह से वो डर जाती हैं। एक तो लव मैरिज शादी था, ठीक है, और ऊपर से फिर वो सोचती हैं कि अगर ये नहीं रहेगा बंदा मेरे साथ, तो फिर कौन रहेगा हमारे साथ। तो ये सब को लेकर थोड़ा सा मन में घबराहट होती है उनकी। तो वही जॉन डॉन यहाँ पे समझाना चाहते हैं अपनी वाइफ को। तो ये पूरा जो पोयम है ना, ये उसी पे बेस्ड है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे कि आखिर पोयम में है क्या। चलिए, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम लोग का पहला स्टैंजा, स्टैंजा मतलब कि 4 लाइन होता है ना, जैसे 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन जितना भी होता है ना, तो उसको स्टैंजा कहा जाता है। तो यहाँ से मैंने कलर चेंज किया है, यहाँ पे देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। अब देखो यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं बता देते हैं। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अब देखो जी ओ यहाँ पे होता है तुम्हारा मॉडर्न इंग्लिश में। जी ओ ई हम लोग पहले ओल्ड इंग्लिश में लिखते थे, लेकिन अभी क्या लिखते हैं हम लोग, जी ओ मतलब कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं। दी, दी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा यू। यू को क्या कहा जाता है, दी कहा जाता है। तो बातें आई थिंक समझ में आ रही होंगी कि पहले ये ओल्ड इंग्लिश लिखा गया है ना, तो इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता था। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं। आप अभी अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपको चीजें मिल जाएंगी, और जहां पे भी प्रॉब्लम होगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेनेशन में फुल्ली आपको बता दूं कि क्या क्या चेंज है। और बाकी जितना टिपिकल वर्ड है ना, उसका मैंने हिंदी भी लिख दिया है। ओके, तब चलो शुरुआत करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। यहाँ पे देखो पोएट अपनी प्रियतमा को समझा रहे हैं। जैसे ये है ना, मतलब कि पोएट हो जाएंगे और इनकी प्रियतमा हो जाएंगी। तो ये यहाँ से जा रहे हैं, तो देखो ये हाथ पकड़ के रोक रही है ना कि नहीं, नहीं जाना है। तो ये अपने वाइफ को फिर समझा रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव ये उन्होंने अपनी वाइफ के लिए यूज किया है। प्रियतमा आज के जमाने में लोग यूज करते हैं, बाबू, सोना, तोता, मैना, जो भी करना है। तो उस टाइम मतलब कि जॉन डॉन यूज करते हैं स्वीटेस्ट लव, प्रियतमा, मेरी प्रियतमा। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, फॉर ईयरनेस ऑफ दी, मतलब कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे क्या हो चुका हूं, उब चुका हूं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं तुमसे परेशान होकर, मैं तुमसे बोर हो गया हूं, इस वजह से मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, और ना ही बिल्कुल ऐसा भी नहीं सोचना है कि मतलब कि इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला है, मैं उसके पास जा रहा हूं, ये भी नहीं सोचना है। क्योंकि उनको पता है कि उनसे सच्ची मोहब्बत कौन करता है,
उनसे सच्ची मोहब्बत उनकी वाइफ करती है। तो यही बात उनको समझाना चाहते हैं अपनी वाइफ को कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में मतलब कि किसी से उनको उम्मीद है कि ये दुनिया में कोई उनके प्रति सच्चा मोहब्बत दिखाएगा, तुम्हारे मतलब कि तुम जितनी लॉयल हो मेरे लिए, तुम जितना हमें प्यार करती हो, ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में मुझे। ये नहीं कि हम दूसरे के चक्कर में हैं और हम कहीं निकल रहे हैं तुम्हें छोड़ के, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं सोचना। ठीक है, तो यहां तक ये पोएट समझाते हैं अपनी वाइफ को। फिर आगे का लाइन हम लोग देखते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंट दिस टू डाई। देखो यहाँ पे एक मतलब कि पीटर ट्रूथ है लाइफ का कि जो अगर धरती पे आ गया है उसका अंत बिल्कुल ही निश्चित है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई, डाई तो जैसे डी आई ई अभी हम लोग करते हैं ना, डाई मतलब कि मर जाना, तो ओल्ड इंग्लिश है तो डी वाई ई वहां पे मेंशन किया जाता था। मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंट डेथ टू डाई। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक ना एक दिन तो सबको मर ही जाना है। तो वो जो मतलब कि मरने वाली फीलिंग है वो हम क्या करते हैं, मतलब कि मजाक मजाक में ही ऐसा हम लोग ढोंग करते हैं, ऐसा हम लोग मतलब कि क्या करते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि तुम ऐसा सोचो कि मैं सच में मर गया हूं, जैसे मैं तुमसे दूर जा रहा हूं तो मैं तो तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा, दिखूंगा नहीं। ठीक है, तो उस टाइम मोबाइल वोबाइल भी नहीं था, 1600 सेंचुरी में है, मतलब कि क्या चलता था उस टाइम, 16 सेंचुरी में उस टाइम क्या चलता था, कुछ नहीं चलता था। 1631 में इनका जन्म हुआ, मतलब कि 1631 में, सॉरी, मतलब कि वही था जो जो भी, वो तुम्हें याद करना है यार, हमें याद नहीं करना है कि इनकी जन्म कब हुआ और इनका मृत्यु कब हुआ। तो वो जब था टाइम, उस टाइम तो मोबाइल वगैरह था नहीं, तो वो बात कैसे करते उनसे, बात तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो बस वही ना था कि एक दिन जिस दिन जा रहे हैं तो बस बोल के चले गए हाँ हम जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इस दिन को हम अप्रोक्सीमेटली उस दिन को वापस आ जाएंगे। तो उसी तरीके से था कि जैसे वहां से वो निकल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि एक ना एक दिन सबको मर ही जाना है, तो हम लोग भी क्या करें, आज ही उस चीज को फील करते हैं कि मैं मर गया हूं तो मेरे बिना तुम कैसे रहोगी, ये एक मजाक मजाक में हम लोग सीख लेते हैं, ताकि अगर सच में मैं कभी मर गया तो उसके बाद तुम्हें कैसा फील होगा वो तुम एक बार आज ही देख लो। लेकिन ये बता रहे हैं कि मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है, बस मजाक में ये बात बता रहे हैं उसको, अपनी वाइफ को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे चीजें हैं, स्टर्न नाइट। अब स्टर्न नाइट का मतलब क्या है, अभी जो तुम्हारा मॉडर्न इंग्लिश है तो वहां पे है स्टडे नाइट। द यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन होना चाहिए, SUN, सन। वेंट हेंस, स्टर्न नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। ही हैथ, हैथ का मतलब यहाँ पे हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हैव सो शॉर्ट वे। तो यहाँ पे देखो ये एक मेटाफर का यूज करते हैं कि देखो पिछली, मतलब कि जब भी सनसेट होता है हमको पता है ना कि पिछले शाम को, तो पिछले शाम को क्या हुआ था, सन भी चला गया था। सन भी चला गया था मतलब क्या हो गया था, सन सेट हो गया था। लेकिन अगले दिन देखो फिर वो क्या हो गया है, अब जैसे कि सनराइज हो गया है यहाँ पे। तो वही बता रहे हैं कि सन भी क्या था, पिछले शाम को चला गया था, वो डूब गया था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, अगली सुबह वापस आ गया है। उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ पे देखना है कि ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, और उसके पास क्या है, चाहत भी नहीं है। ठीक है, और ना कोई छोटा रास्ता है। तो सन के पास कुछ भी नहीं था, ना छोटा रास्ता था ना चाहत था, फिर भी वो गया और वापस आ गया है। उसके बाद देखते हैं लाइन हम लोग कि देन फियर नॉट मी, इसीलिए तुम भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करो, डरो मत। बट बिलीव, अब पहले बिलीव ऐसे लिखते थे, अब का बिलीव ऐसे हो गया है। तो बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियस जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ऐसा करो, क्या करो, ये विश्वास रखो कि मैं क्या करूंगा, मैं मतलब कि एक स्पीडियर जर्नी मतलब कि कामयाब सफर उससे भी तेज आऊंगा। क्यों आऊंगा सन से तेज, क्योंकि मेरे पास क्या है, उत्साह और उमंग है। मतलब कि मोर विंग्स एंड स्पर्स का मतलब क्या हो गया, उत्साह और उमंग है। तो इनको किसका उत्साह और उमंग है, तो ये अपनी वाइफ के लिए एक्साइटेड है। ठीक है, तो अपनी वाइफ को यही बात समझा रहे हैं कि सन के पास क्या था, ना ही डिजायर था, ना उसके पास सेंस था, और ना कोई छोटा रास्ता था कि वो वापस आ जाए। लेकिन फिर भी देखो वो शाम में गया और सुबह में वापस आ गया है, और मेरे पास तो साक्षात आपकी यादें हैं, आपसे मिलने के लिए मुझे भी क्या है, बेचैनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या आ जाऊंगा, मैं भी उत्साहित हूं आपसे मिलने के लिए, जैसे ही अपना काम खत्म करूंगा और फिर वापस बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे बता रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। तो यहां पे बताना चाहता है कि फीबल का मतलब क्या हो गया, कमजोर।
तो ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, कि मैन का पावर भी, मैन का ताकत, मैन का शक्ति भी कितना कमजोर है, कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि फॉल का मतलब गिरना नहीं, आना हो जाएगा, अब फॉर्चून का मतलब किस्मत, कि जब कभी क्या होता है बढ़िया किस्मत आता है तो वो क्या कर सकता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, वो उसमें और कुछ घंटों को ऐड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये दोनों भगोला भोगोली गया ना डेट पे, अब डेट पे गया है, ये 2 घंटा भी बैठेगा ना, फिर पूछो अगर एकदम से देखो खुशी खुशी है ना दोनों, तो पूछो कि कैसा रहा, तो सबसे यही पता चलेगा कि इन दोनों का मतलब कि एक्सप्रेशन जो आएगा ना यही आएगा कि अरे यार टाइम कैसे चला गया, हमको तो पता ही नहीं चला 2 घंटा कब खत्म हो गया। तो जब आप अच्छी चीजों में टाइम एक्सपेंड करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब भी आपकी क्या होती है, किस्मत अच्छी होती है, तो उसमें मतलब कि मनुष्य कितना कमजोर है कि ये जो 2 घंटा था उसमें ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटा और हम ऐड कर लें। मन तो बहुत होगा कि अरे यार 2 घंटा और काश बैठ जाते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और इसमें जो अच्छा वाला पल है जो बीत गया है उसको भी हम लोग उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। मान के चलो कि इनका डेट था, अब अगले दिन ये सोच रहे होंगे कि हाँ यार ठीक है, उन यादों को फिर से हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं आज के टाइम में। तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि आज तो आज है ना, अब कल वाला डेट का टाइमिंग फिर कहां से आ जाए इसमें ऐड हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यही बता रहे हैं कि मनुष्य का पावर है वो कितना कमजोर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बट कम बैड चांस एंड वी joy to it our strength and we teach it art and length itself ours us to advance। अब यहाँ पे कहना है इनका कि जैसे ही क्या होता है बैड चांस आता है, एक बार तो अच्छा बता दिए हैं, अब बैड चांस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और टूट जाते हैं, और बैड चांस को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ दे देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है और लंबा हो जाता है, और धीरे धीरे चीजें क्या हो जाती हैं, एकदम से मेस हो जाती हैं, जो हमारे पकड़ से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब है, अर्थात देखो जैसे भकोलिया है यहाँ पे एडमिट है ना हॉस्पिटल में, तो एडमिट है यहाँ पे, अब ये क्या सोच रही है, देखो एकदम से चेहरे पे तो कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का दौर रहता है कि अब मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं ठीक हो पाऊंगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अगर लाइफ में हमारे कोई भी हर्डल्स आती है तो अगर उस पर हम ज्यादा अगर अपना दिमाग लगा देते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी थॉट्स लाते हैं, तो वो जो स्थिति होती है मतलब कि बद से बदतर जो होता है ना, वो वाला स्थिति क्रिएट हम लोग कर देते हैं, और जो प्रॉब्लम्स है वो जाने के बजाय क्या करता है, उसका बैड इम्पैक्ट हम पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से समझाना चाहते हैं कि अभी हम तुमसे क्या हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि हम दोनों के लिए जो परिस्थितियां वह कैसी हैं, बुरी हैं, तो इसमें तुमको क्या रखना है, धैर्य रखना है, और हमें भी धैर्य रखना है, ताकि हम दोनों क्या कर सके, अच्छे से रहें और तुम भी अच्छे से रहो। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो तुम भी परेशान रहोगी और फिर मैं भी परेशान रहूंगा। और फिर नेक्स्ट सेक्शन जाके और पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनका कहना है कि वेन द साइड्स, साइड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, कराना, द साइड्स नॉट बेंट बट साइड्स माई सोल अवे, वेन द अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड दोथ डिके। तो कहने का मतलब है देखो कि जब भी तुम कहराती हो, मतलब कि देख रहे हो ना चिपक के ये रो रही है, तो मान के चलो ये पोएट है और इनकी बिलव्ड होगी, वाइफ हो गई उनकी, तो ये जा रहे हैं तो ये करा करा के रो रही है, तो करा करा के जैसे ही रो रही है तो ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग इनहेल करते हैं एक्सेल करते हैं, इनहेल मतलब कि सांस अंदर लेना और एक्सेल मतलब सांस बाहर छोड़ना, तो वैसे ही है कि जब भी तुम करा रही हो, सिसक रही हो, तो जो मतलब कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि बट साइड्स माई सोल अवे, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जब तुम एक्सेल कर रही हो तो तुम्हारे अंदर क्या है, मेरी आत्मा बसी हुई है, तो वो आत्मा तुम्हारे शरीर से वो क्या हो रही है, बाहर हो रही है, मैं कहीं तुमसे दूर हो रहा हूं तुम्हारे इस बदन से, तो इसलिए सिसकना बंद करो, रोना बंद करो। वेन दो अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड दोज डिके, और कहीं ना कहीं ये क्या है कि तुम क्या कर रही हो, बेवजह रो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें डांट बोल भी नहीं सकता हूं क्योंकि मैं उस दर्द को मैं भी फील कर रहा हूं, तो तुम्हारा रोना ठीक है कहीं ना कहीं दयालु है उस तरीके से। उसके बाद बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर तुम रोगी तो मेरा भी ब्लड क्या हो रहा है, सूख रहा है, ठंडा पड़ रहा है, मेरा भी शरीर शून्य हो रहा है, जैसे मरने के बाद होता है ना, कभी भी डेड बॉडी एकदम से ठंडी हो जाती है, तो इसका सिसकना देख के इनका भी क्या हो रहा है, बॉडी मतलब कि बिल्कुल इनका जो ब्लड है वो सड़ रहा है, ठंडा हो रहा है, और इनका मतलब कि ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं भी क्या हो जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा। उसके बाद है कि इट कैन नॉट बी दैट दो लव मी एज दो सेस्ट, मतलब कि ऐसा ये नहीं हो सकता है कि जैसे तुम बोलती थी ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो, ठीक है, ऐसा अगर करोगी तो फिर ये प्यार का क्या हो गया, मतलब कि मतलब ही नहीं है ना प्यार का कोई, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कब से कि रोना बंद करो, लेकिन तुम हमसे बोलती थी कि हम बहुत प्यार करते थे और अभी भी तुम लगातार रोए जा रही हो। इफ इन थीन माई लाइफ दो बेस्ट दैट एट द बेस्ट ऑफ मी, अब इस तरीके से अगर रोगी तो क्या हो जाएगा,
मतलब कि यही बता रहे हैं कि मेरा भी मतलब कि तुम्हारे प्रति जो फीलिंग्स है, ठीक है, मैं भी क्या हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा और मेरा भी जीवन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूं। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मतलब कि तुम ऐसे करो कि जैसे मैं पहले तुम्हारे अंदर बसा रहता था ना, तो बिल्कुल तुम उस तरीके से रिएक्ट करो मेरे साथ, ताकि मेरा भी जो सोल रहे तुम्हारे अंदर इजिली रहे, अदरवाइज मुझे भी ना कोई प्रॉब्लम हो और तुम्हें भी कोई ना प्रॉब्लम हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज की ओर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, मतलब कि जो तुम्हारा पवित्र आत्मा है उससे तुम क्या करो, फॉर थिंग मी एनी इल, मेरे बारे में बिल्कुल कुछ भी क्या करो, तुम गलत सोचो ही मत। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल। तो इससे क्या होता है ना कि डेस्टिनी कभी कभी क्या करती है, अपना रोल निभा जाती है और कहीं ना कहीं वो बात सच हो जाती है। जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहा गया है ना कि 24 घंटे में एक बार क्या होती है, सरस्वती विराजमान होती है। तो इसलिए आपको कभी भी बोलना चाहिए किसी के प्रति तो कुछ अच्छा ही बोलना चाहिए। तब ऐसा ही होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं तब ऐसी चीजें होती हैं, जैसा नियत वैसा बरकत। तो यहाँ पे ये भी अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि हमेशा मेरे बारे में क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, कि मैं जिस सफर पे जा रहा हूँ वहां से लौट के जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल मेरे बारे में कुछ भी इल मैनर तरीके से मत सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी लोग जाते हैं जैसे बाहर, जैसे मम्मी पापा फोन कर रहे हैं, हम लोग 3-4 घंटे फोन नहीं उठाते हैं, तो एकदम से कोहराम मच जाता है। उसके बाद फोन आएगा तो फिर डांट सुनने को मिलता है कि अरे बेहुदा आदमी कहाँ था, कब से फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा था, हम कितना डर गए थे, ये हो गया था। तो उस तरीके से चीजें होंगी। तो इनकी वाइफ के मतलब कि दिमाग में भी ये सारी बातें चल रही होंगी। तो ये समझा के पहले जा रहे हैं कि कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो कभी कभी डेस्टिनी क्या हो जाती है, वो बातें सच हो जाती हैं और तुम जैसा सोच रही हो कि हम वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा कभी हो भी सकता है। इसीलिए मेरे बारे में क्या सोचना है, सिर्फ अच्छी बातों को सोचना है। और लास्ट लेसन है हमारा कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मतलब कि क्या है कि हम और तुम ऐसा मानो कि मतलब कि एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के मतलब कि टर्न असाइड, जैसे मैंने फोटो लगाया है कि इस तरीके से सोए हुए हैं। ठीक है, तुम भी ऐसा ही सोचो कि मैं भी तुम्हारे क्या हूँ, बगल में ही हूँ और तुम्हारे साथ ही हूँ, बिल्कुल तुमसे दूर बिल्कुल नहीं गया हूँ। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और जो क्या करते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो बिल्कुल कभी भी लाइफ में अलग नहीं होते हैं। तो वहां पे है ना, जैसे एक मैंने यहाँ पे देखो लगा दिया है चीजों को, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ट्रू लव नेवर एंड, जो सच्चा मोहब्बत होता है वो कभी मरता नहीं है। तो लास्टली ये अपनी वाइफ को यही समझा रहे हैं कि जो भी हमारा प्यार है वो बिल्कुल कभी भी जुदा नहीं होगा, हम दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए अब तुम क्या करो, अपने पे एकदम से कंट्रोल करो और हमें फाइनली जाने दो। तो ये हमारा लास्ट एजेंडा यहाँ पे खत्म होता है। तो आई थिंक आपको पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, और इसका जो भी अभी समरी है मैं तुम्हें लिखने को बताऊंगा। और इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिर से एक सीरीज आएगा आपके एग्जाम्स के पहले, और मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको सारे लेसन से जो है ना कराना वाला हूँ। और देखो एक तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब क्या है कि अब स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 का इंग्लिश, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को क्या करना है, शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मतलब कि शेयर करें यार। और जहां भी प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल पर्सनली फोन नंबर भी दिया जा रहा है, हमारे चैनल से जुड़े रहो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करो। तो चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, मिलते हैं। और छठ पूजा आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, और लगातार अब वीडियोस आते रहेंगे आपसे। और सेकंड जो लेसन है पोइट्री का, तो फिर मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसका तो एक्सप्लेनेशन फुल हो गया। तो अभी मैं धीरे धीरे पहले पूरा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में आपको समरी लिखना सिखा दूंगा, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सारे लेसन का। ठीक है, तो चलिए फिर ख्याल रखिए, मिलते हैं, जय हिंद।